Earlier of the civilization, people were so curious how the things are. कुछ देखते हैं वो बना कैसे है. People were so curious about it. समझ में आता है. ये था मॉडल और ये था आपका थ्योरी. ठीक है. तो रदरफोर्ड ने क्या बताया? न्यूक्लियस के बारे में बताया. और आगे कौन आते हैं? और आगे आते हैं नील बोर. आप पूछोगे सर आगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सामने आता है और उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हैं. और एक्सपेरिमेंट के क्या है देख लो एक मिनट. देखो अल्फा क्या है? एन अल्फा पार्टिकल इज द टाइप ऑफ. तो हेलो मेरे फिजिक्स के शौकीन, कैसे हो आप सब लोग. मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे. सो आज का जो टॉपिक है एटम्स के बारे में बात करेंगे. क्लास 12th के टॉपिक एटम्स फ्रॉम योर क्लास 12th. So let's start the topic. So earlier of the civilization, people were so curious how the things are made. ये दुनिया बना कैसा है? हम जो चारों तरफ जो भी कुछ देखते हैं वो बना कैसा है? People were so curious about it. तो ऐसे हमारे जैसे इंडियन मुनि ऋषि होते थे वो लोग भी आए थे सामने. और हम तो इतना अंदर नहीं जाएंगे. कुछ ग्रीक फिलोसोफर भी आए थे जैसे एटम्स के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. हम टॉपिक टू टॉपिक डिस्कशन करेंगे. पहले कौन आते हैं? पहले आते हैं आपके आते हैं जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन पहले आते हैं इन अर्लीज ऑफ 19th सेंचुरी से पहले वो आते हैं जॉन डाल्टन, जिन्होंने क्या खोज किया? जिन्होंने एटम के बारे में खोज किया. जॉन डाल्टन ने पहले एटम के बारे में खोज किया. फिर आगे आते हैं जेजे थॉमसन. जेजे थॉमसन किस चीज का खोज किया? जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया. इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन बताया? जेजे थॉमसन. तो पहला कंट्रीब्यूशन किसका था? जॉन डाल्टन का, जो एटम के बारे में बताया. आपका क्लास 9th के अगर बुक में जाओगे इसमें और डीपली आपको समझाया गया है. क्लास 9th के बुक में डाल्टन ने कैसे बताया था एटम का स्ट्रक्चर, उसके प्रोपोर्शन के बारे में, आपका कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पूरा उसमें है. हम वहां पे नहीं जाते हैं. हम डायरेक्टली डीप टू डीप क्लास 12th के एनसीईआरटी टॉपिक के अंदर आ जाते हैं. फिर आते हैं जेजे थॉमसन जिन्होंने क्या बताया? आप अगर कोई भी एक वाटरमेलन को लेते हैं, वाटरमेलन के अंदर आपने देखा होगा सीड्स होते हैं जगह जगह. देख लो ये है वाटरमेलन. इसे जगह जगह जो सीड्स होते हैं, सीड्स को उन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया. तो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहीं भी हो सकते हैं. इन्होंने क्या बताया? आप इसको ना फेमस प्लम पॉडिंग मॉडल कहते हैं. प्लम पॉडिंग मतलब क्या है? आप समझ लो कोई भी एक ऐसे केक है, आप इसको एक हलवा बोल सकते हो. जगह जगह जैसे काजू होते हैं, किशमिश होते हैं, चेरी होते हैं. कहां होता है आपको पता नहीं, पर होता है कहीं ना कहीं. ऐसे बताया था. इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कहीं भी हो सकते हैं. और ये जो रेड पार्ट था, वो रेड पार्ट को उन्होंने बताया पॉजिटिवली चार्ज. तो ये हो गया वाटरमेलन. उसके अंदर क्या है? एम्बेडेड है कौन? इलेक्ट्रॉन. जो सीड के रूप में क्या है? सीड के रूप में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है. और बाहर जो रहता है पूरा रेड इस पार्ट, वो सब पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है. और इसको फेमस प्लम पॉडिंग मॉडल कहते हैं. और ये आगे जाके फेल हो जाते हैं. क्यों फेल हो जाते हैं? देखो आगे जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे फेल हो गया. क्या फेल हो गया? उनका प्लम पॉडिंग मॉडल फेल हो गया. क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस सामने आता है. रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से क्या सामने आता है? न्यूक्लियस सामने आता है. ये जो न्यूक्लियस सामने आता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो कोर पार्ट होता है, जो ये सामने आया, तो क्या हुआ? ये फेल हो गया कि हर तरफ रेडिस पार्ट है. तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, ऐसे नहीं है. इलेक्ट्रॉन सर्टेन नंबर का होता है और एक सर्टेन पाथ में वो घूमता रहता है, जो आगे जाके फेल हो जाते हैं. तो आते हैं कौन आते हैं? आपके रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे. और हम क्या करेंगे? बोर्स मॉडल के. तो याद रख लो ये जो चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट एंड क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोर्स मॉडल के बारे में बात करेंगे. तो इसके अंदर जाने से पहले मैं थोड़ा बता दूं ये मॉडल क्या है, थ्योरी क्या है. आपने सुना है बोर्स मॉडल. ये मॉडल क्या होता है? ए मॉडल इज सिंपली सेट ऑफ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट. तो मॉडल किसको कहते हैं? अगर कोई भी हाइपोथेसिस, रिसर्च ये ना इसे ऐसे हुआ होगा. क्यों? क्योंकि ये इसीलिए ऐसे होता है.
समझ में आता है? इसको मॉडल कहते हैं। अब ये थ्योरी कब बनता है? जब ये मॉडल पे और साइंटिस्ट सामने आते हैं और काम करते हैं, उसके ऊपर और काम होता है, तो वो थ्योरी बन जाता है। समझ में आता है? ये था मॉडल और ये था आपका थ्योरी। ठीक, अब आगे बढ़ते हुए अच्छा, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया? न्यूक्लियस के बारे में बताया। और आगे कौन आते हैं? और आगे आते हैं नील बोर। आप पूछोगे सर अगर इलेक्ट्रॉन भी सामने आ गया और क्या समझाना बाकी था? इन्होंने ऑर्बिट के बारे में बताया। कौन? नील बोर ने बताया ऑर्बिट के बारे में। अब नील बोर अच्छा, जैसे कि हमने पहले किसके बारे में बात किया था? थॉमसन के बारे में बात किया था, जो प्लम पुडिंग मॉडल था। अब ये प्लम पुडिंग मॉडल में भी कुछ डिमेरिट्स है, जिसके वजह से आगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सामने आता है। और उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने कुछ थ्योरी सबमिट करते हैं। हाँ, ये रिजल्ट निकला क्योंकि ये है, इसीलिए ये रिजल्ट निकला। उन्होंने कुछ थ्योरी सामने देते हैं। अब बोर ने क्या बताया? बोर ने ये जो इलेक्ट्रॉन जो सामने आया कहां पे? जे थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में बताते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में, ऑर्बिट के बारे में रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया था? फेल हो गया था। तो चलो बात करते हैं पहले ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ये अल्फा स्कैटरिंग क्या है। ठीक, मैं बता दूं, रदरफोर्ड ने उनका दो आप बता सकते हैं, उनका दो कॉलीग बता सकते हो, दो कॉलीग जैसे जो थे, एक गीगर और एक थे मार्सडन। उनके साथ उन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा, अब पहले दिमाग में आ सकता है ये अल्फा क्या है? अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल इज ए 2+ आयन, 2e+2e चार्ज आयन। और अब इसे समझ सकते हो हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं? हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। अगर उनका 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो बचेगा क्या? 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस खाली बच जाएगा। हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल कहेंगे। वो कहां से आएगा? वो एक रेडियो एक्टिविटी सोर्स से आएगा। रेडियो एक्टिविटी क्या है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के चैप्टर में पढ़ते हैं ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है। अब देखो, अब ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, इन्होंने रदरफोर्ड ने गीगर और मार्सडन के साथ मिलकर 1911 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। देखो इन्होंने क्या किया था। रदरफोर्ड सजेस्टेड एन एक्सपेरिमेंट नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा में बता दिया अल्फा क्या है, मैं तो यहाँ पे दिखा देता हूँ अल्फा क्या है, देख लो एक मिनट। देखो अल्फा क्या है? एन अल्फा पार्टिकल इज द टाइप ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल रेडिएटेड एंड दैट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स। तो इसके अंदर क्या होता है? ओनली 2 प्रोटॉन। क्यों? मान लो मैं हीलियम का न्यूक्लियस लिया, हीलियम के पास कितना होता है? एटॉमिक नंबर जेड कितना था? 2। तो होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होना चाहिए। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को हम हटा देते हैं तो बचेगा क्या? 2 प्लस 2e। समझ में आता है? ये होता है आपका चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। और मास कितना होगा? मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी 4 टाइम्स द मास, 4 times the mass of the particle and charge will be +2e। ये था आपका अल्फा पार्टिकल। देखो अल्फा पार्टिकल को क्या किया गया। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट व्हिच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप आज गिवन हियर। लुक एट द फिगर। अगर आप ये फिगर को गौर करोगे, देखोगे, देखो यहां पे एक बॉक्स बनाया गया है, यहां पे एक बॉक्स है, यहां पे क्या है? यहां पे एक बॉक्स है। और ये जो बॉक्स है, तो ये देखो, आपको याद रखना क्या क्या चीज हमको चाहिए। हमको एक तो चाहिए क्या? रेडियो एक्टिविटी सोर्स चाहिए। रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होता है? जहां से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। मान लो आप एक लाइट जलाओगे तो एक टॉर्च चाहिए, बल्ब चाहिए, एक बैटरी चाहिए जहां से लाइट निकले। सिमिलरली अल्फा पार्टिकल निकलने के लिए यहां पे एक सोर्स को लगाते हैं जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो पहला क्या चाहिए था? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, जहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, पहले वो चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? लीड कंटेनर। अब ये जो बॉक्स है इसको मैं लीड कंटेनर बॉक्स कहते हैं। अब बोलोगे सर इसका क्या काम है? वो प्रोटेक्ट करता है, जो हर तरफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर ना हो, बस एक सर्टेन पाथ दिया गया कि ये पाथ से आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? ये रहा आपका क्या? ये रहा आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये हुआ आपका लीड बॉक्स, जहां से ये क्या हो रहा है? ये जहां से ये अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ रहे हैं।
समझ में आया? लीड कंटेनर टू शील्ड द रेडियो एक्टिव सोर्स एंड कोलिमिनेट द अल्फा पार्टिकल। और इसको क्या करेंगे, सारे जो भी अल्फा पार्टिकल है उसको एक जगह पे बीम बनाते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए, लीड बॉक्स चाहिए। थर्ड चीज क्या चाहिए, गोल्ड फॉयल। अब गोल्ड फॉयल क्या होता है, देखो गोल्ड यू नो इज ए हाईली मैल्येबल सब्सटेंस। हम गोल्ड को क्यों लेते हैं, ताकि एटॉम के पास तक पहुंच सके। और आप जानते हैं आपका गोल्ड जो होता है हाईली मैल्येबल सब्सटेंस, अगर आप क्या करोगे, दो चादर के बीच में जितना हीट करोगे वो और पतला होता जाएगा, और पतला होता जाएगा, ताकि हम क्या करेंगे, एटम तक पहुंच सकते हैं। अब इमेजिन करो एटम इतना छोटा है, अगर आप कोई चावल के दाना को भी लोगे 1 करोड़ बार उसको तोड़ोगे, जितना छोटा चीज आपको मिलेगा वही होगा आपका एटम। तो एटम इतना छोटा चीज है। अब देखो एयर में पकड़ रहा हूं, ये एयर में भी से कई एटम्स है, तो एटम इतना छोटा चीज है। तो इसीलिए एटम तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, गोल्ड का फॉयल लेते हैं, एक गोल्ड का चादर लेते हैं, ठीक। और क्या चाहिए, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, देखो ये जो गोल घुमाया हुआ चीज है इसको कहते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये जो मॉडल है आपका 3D मॉडल, देखो इसको मैं 3D मॉडल में बनाया हूं ताकि आपको समझ में आए। 3D मॉडल में इसीलिए लिया हूं ताकि आपको और समझ में आए। अब ऐसे भी ले दो, ये हो गया आपका रेडियो एक्टिव सोर्स, ये हो गया आपका लीड बॉक्स। ये लीड बॉक्स से अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? ये लीड बॉक्स से क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ रहे हैं। देखो सपोज ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ये है आपका गोल्ड फॉयल, ये है आपका क्या है, ये है आपका गोल्ड फॉयल। ये गोल्ड फॉयल के ऊपर आके क्या हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल हीट हो रहे हैं। देखो हीट हो रहे हैं, और क्या है देखो, और एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये चारों तरफ लपेटा गया है क्या, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन मींस आप एक मिरर समझ सकते हो, जहां पे आपको पार्टिकल का क्लियर विजन मिल पाए, तो इसलिए हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन को लगाए। और क्या लगाए, डिटेक्शन के लिए माइक्रोस्कोप लगाए। अल्फा पार्टिकल इतना छोटा इतना पतला होता है, इसलिए हम देखने के लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाते हैं। क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को यहाँ पे लगाते हैं। समझ में आ रहा है? ये है हमारा, देखो ये है माइक्रोस्कोप, समझ में आ रहा है? ये है हमारा अरेंजमेंट। देखो ये अरेंजमेंट जब किया गया, जब अल्फा स्कैटरिंग हुआ, मिला क्या, आगे बात करते हैं मिला क्या। देखो मिला क्या इसमें, जब ये था अल्फा, जब ये था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये अल्फा पार्टिकल आगे बढ़े, ये सामने पड़ा कौन, सामने पड़ा आपका गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल पे जब क्या मिला, मैक्सिमम पार्टिकल देखो आर पार हो गए। देखो मैक्सिमम पार्टिकल आर पार हो गए, देखो क्या मिला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू। मैक्सिमम पार्टिकल क्या हो गए, आपका गोल्ड फॉयल देके आर पार निकल गए। आप दिमाग में आएगा सर क्यों आर पार हो गए, द आंसर इज दिस इंडिकेटेड दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। यहां से ये पता चल रहा है एटम के अंदर बहुत जगह ऐसे खाली जगह है ताकि अल्फा पार्टिकल आर पार हो जाए। मान लो कोई पर्दा ले रहे हैं, पेपर ले रहे हैं, अगर जगह खाली होगा तभी तो पार हो जाएगा। तो यहां से पहला क्या पॉइंट मिला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। समझ में आ रहा है? अच्छा अब दूसरा पॉइंट देखो, उनको क्या मिला, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड। देखो मैं ना दोनों चीज को एक कर दिया हूं ताकि आपका वीडियो और शॉर्ट बने और डीप टू डीप कंटेंट आपके सामने आए, ठीक। क्या ऑब्जर्वेशन मिला, उसका मतलब क्या बना, क्या ऑब्जर्वेशन मिला, इसका मतलब क्या बना, ठीक। देखो ऑब्जर्वेशन में ये मिला, फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल। लार्ज एंगल देखो, तो ये था आपका मान लो न्यूक्लियस, ये था सपोज ये था आपका न्यूक्लियस, सपोज ये था आपका एटम, इसके बीच में था न्यूक्लियस। तो क्या हुआ, मैक्सिमम तो आर पार हो गए, मैक्सिमम तो आर पार हो गए ऐसे। वैसे बहुत कम थे जो लार्ज एंगल में बेंट हुए। अब बेंट होने का मतलब क्या, अब पूछो कि सर बेंट होने का मतलब क्या, देखो बहुत कम पार्टिकल ऐसे हुआ जो क्या हो गए, लार्ज एंगल में बेंट हुए। अब बेंट होने का मतलब क्या, देखो सपोज ये है एटम, ये आ रहा है अल्फा पार्टिकल, ये है एटम, ये है अल्फा पार्टिकल। अगर वो आर पार हो रहा है मींस यहाँ पे खाली जगह था तभी वो आर पार हो गए। अब ये जो एंगल है 0 डिग्री, अगर ये थोड़ा सा बेंट हुआ तो ये जो भी एंगल बनेगा वो होगा थीटा। और ये इतना कोई ज्यादा कर सकता है, और ज्यादा कर सकता है, और ज्यादा कर सकता है, और ज्यादा कर सकता है। दिस इज कॉल्ड मोर एंगल, और लार्ज एंगल में बेंड भी हो सकते हैं,
ठीक, यहां से क्या पता चला? दिस सजेस्टेड दैट द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल डेंस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। यहां से ये पता चला शायद कुछ बीच में कुछ कोई डेंस चीज है जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल में बेंट हो रहा है। अल्फा पार्टिकल यहाँ पे क्या किया, कुछ अल्फा पार्टिकल देखो मैक्सिमम तो आर पार चले गए, कुछ ऐसे भी थे जैसे यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, बहुत कम। आप ऐसे समझ सकते हो 1 in 8,000 कोई एक पार्टिकल और लेस देन 1 in 8,000 कुछ ऐसे पार्टिकल निकले जो क्या हुए, मोर देन 90 डिग्री वो क्या हो गए, बेंट हो गए। तो यहां से पता चला कुछ एक डेंस चीज है जिसके वजह से बेंट हो रहा है। अब एक बात बताओ, मान लो ये बीच में कोई एक क्या है, कोई देखो ये तो अल्फा पार्टिकल मैंने बताया क्या है, प्लस चार्ज, प्लस 2e चार्ज। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है, प्लस 2e। अगर ये सामने आ रहा है बीच में और कोई चार्ज आ गया तो ये प्लस प्लस रिपल्सन हो जाएगा, ये से बेंट हो जाएगा। जाना चाहिए था सीधे, पर इसकी वजह से ये बेंट हो गया। अब इसकी वजह से ये बेंट हो गया, समझ में आ रहा है? और इसकी वजह से यू टर्न भी मार सकता है, समझ में आ रहा है? देखो और क्या मिला, और क्या मिला, तो यहां से ये पता चला द अल्फा पार्टिकल वर रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस कॉजिंग देम टू डिफ्लेक्ट। तो यहां से ये पता चल रहा है शायद कुछ है जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो रिपेल कर रहे हैं, जो अल्फा पार्टिकल को कौन रिपेल कर रहा है, वो जो न्यूक्लियस है, शायद वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसके वजह से वो क्या हो गया, बेंट हो गए। तो यहां से क्या पता चला? अच्छा और एक चीज देखो, ए वेरी स्मॉल लेस देन 1 in 8,000 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक। कुछ ऐसे थे जो यहां से गया और यहां से यू टर्न मार के आ गया। वो जो पार्टिकल का नंबर था लेस देन 1 in 8,000 जो यू टर्न मार के लौट के आ गया। तो यहां से ये पता चल रहा है, तो वो जो न्यूक्लियस होगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज होगा जिसके वजह से वो यू टर्न मार गया। ठीक, दिस इंडिकेटेड दैट द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड डेंस दैट इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एटम्स मास। तो वो बहुत बहुत डेंस जगह है कुछ बीच में, जो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम को कंटेन करता है। कौन? न्यूक्लियस। ठीक, अब यहां से न्यूक्लियस का साइज भी पता चलता है, जो 10 to the power -15 मीटर और 10 to the -15 इज कॉल्ड 1 फर्मी और 1 FM भी लिखते हैं, 1 फर्मी। इसको कहते हैं 1 फर्मी व्हिच इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आई विल अपलोड दिस PDF in the description box as well as the comment box. आपने एक काम करो, you can follow us from the Telegram and the mobile application which you will find in the description box. आप ये ना वहां से आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज मिला देखो, इसके साथ और क्या चीज मिला देखो। ये तो एक मिला क्या, एम्प्टी स्पेस। एटम के अंदर बहुत एम्प्टी स्पेस है, वो मिला। दूसरा क्या मिला, एंगल में बेंड हो रहा है, मिला। और क्या मिला देखो, अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया एट स्कैटरिंग एंगल थीटा। अगर ये जो एंगल में बेंड हुआ, अगर इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, देखो कैसे आता है ग्राफ। तो द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के मतलब मान लो यूनिट एरिया के अंदर कितने अल्फा पार्टिकल पार हो रहे हैं, ये यूनिट एरिया के अंदर कितना अल्फा पार्टिकल पार हो रहे हैं पर यूनिट एरिया। अगर तो क्या होगा, वो वैरीज इनवर्सली। मींस देखो सबसे ज्यादा विदाउट एनी एंगल आर पार हो गए। देखो ये ग्राफ का मतलब क्या है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम किसको लेते हैं, थीटा को लेते हैं। वाई एक्सिस में किसको लेते हैं, एन थीटा को लेते हैं। वाई एक्सिस में एन थीटा को लेते हैं, एक्स एक्सिस में हम थीटा को लेते हैं। तो देखो सबसे जीरो एंगल पे सबसे ज्यादा पार्टिकल आर पार हो गए। देखो जीरो एंगल पे सबसे ज्यादा, देखो इन्फिनिट। जब थोड़ा एंगल बढ़ रहा है देखो थोड़ा कमेगा, देखो 30 डिग्री से ज्यादा बहुत ही कम पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एंगल में बेंड हो रहा है। तो ये एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और थीटा इक्वल, वैसे भी बोल सकते हो, थीटा इक्वल टू योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन थीटा। एन थीटा इज योर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया।
ठीक, अच्छा, और ये लास्ट पॉइंट क्या समझते हैं, फोर्स बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, फोर्स बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। मुझे एक बात बताओ, ये न्यूक्लियस के अच्छा, फोर्स अगर होगा अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में, किस चीज का फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू ये है के, ये है Q1, ये है Q2 बाई आर स्क्वायर। अब Q1 क्या होगा, अल्फा पार्टिकल व्हिच इज योर 2e चार्ज। समझ में आ रहा है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, 2 टाइम्स E। सिमिलरली न्यूक्लियस का देखो, ये है मान लो न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, आप बताओगे सर जितने प्रोटॉन्स होगा, तो कितने प्रोटॉन्स होगा, जेड नंबर्स का प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना, E। अब लोग सर ई कैसे, ई तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अभी आपको ये पता है ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज ई इज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। बस नेगेटिव लगा दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लस लगा दो पॉजिटिव आपका प्रोटॉन का चार्ज, तो जेडी हो जाएगा किसका चार्ज, जेडी हो जाएगा आपका न्यूक्लियस का चार्ज। तो हो गया एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और के 2z स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज द फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड किसका, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, इसने बेंट हो गया। आगे बढ़ते हुए फिर क्या मिलता है, देखो दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, एक तो है इंपैक्ट पैरामीटर और एक होता है डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये क्या था, ये यहां पे जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में जब अल्फा पार्टिकल से आगे बढ़ रहे हैं, जब ये अल्फा पार्टिकल से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंट्रल लाइन टू द न्यूक्लियस। ये ऐसे अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ रहे थे, तो वो क्या होंगे, जितना इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा वो उतना क्या हो जाएंगे, उतना वो क्या करेंगे, बेंट हो जाएंगे। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ये मान लो ये अल्फा पार्टिकल के लिए ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सिमिलरली ये अल्फा पार्टिकल के लिए ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये है आपका क्या है, इनिशियल लाइन, ये इनिशियल वेक्टर है, जो मेन वेक्टर है, बीच का एक लाइन को हम हमेशा रेफरेंस के लिए लेते हैं, ठीक, दैट इज कॉल्ड योर इंपैक्ट पैरामीटर। उसके एक्सप्रेशन को भी, ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं, आप खाली फॉर्मूला याद रखो, ओनली फॉर्मूला याद रखो, इंपैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू 1/4π जेड स्क्वायर कॉड थीटा बाई 2 बाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक। 1/4 आपको तो ये एफ से मिल गया होगा, 4 से आपको पता चल गया है कि अदरवाइज आप ऐसे भी ले जाओ, काइनेटिक एनर्जी को ले जाओ उस तरफ, तो यहां आ जाएगा बी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, के Q1 Q2 बाई आर, कोई भी एनर्जी का एनर्जी छोड़ दो, एनर्जी का तो एक्सप्रेशन बस आर को मैं इस तरफ ले आया, काइनेटिक एनर्जी इस तरफ ले आया, बस वही लिखा गया है। हाँ, और ये कॉड थीटा बाई 2 पे भी वो डिपेंड करेगा, ठीक, और एक एंगल पे डिपेंड करेगा, दैट इज योर कॉड थीटा बाई 2, ठीक। दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर, आपको ये याद रख लेना है, ये आपको याद रखेगा, कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको R0 कहते हैं, R0, ठीक, R0। देखो वो क्या है, 8 R0 होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड अल्फा पार्टिकल कैन नॉट गो फर्दर टू द क्लोज टू द न्यूक्लियस। देखो इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे पास क्या है, सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, इसके पास प्लस 2e चार्ज है, इसके पास क्या है, QE चार्ज, सॉरी जेडी चार्ज है, यहाँ पे 2e चार्ज, यहाँ पे जेडी चार्ज है, यहाँ पे तो होगा रिपल्सन। अगर वो कहां तक जाएगा, ताकि वहां से वो यू टर्न मार के जाना पड़ेगा, ये आया, ये यू टर्न मार के गया, ये जो मिनिमम डिस्टेंस तक जा पाया, उसी को हम कहें क्लोजेस्ट अप्रोच। कितना क्लोज तक वो जा सकता है, देखो ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था, तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी था, अब ये काइनेटिक एनर्जी जब पास आ रहा है, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, अब ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और ये जबरदस्त सा धक्का दिया, चलो निकलो यहां से, ठीक। ये जहां दूर तक आ सका, दैट इज कॉल्ड योर डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच और R0। तो ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, जहां जो डिस्टेंस तक क्या करता है, अल्फा पार्टिकल पहुंच सकता है, किसका, आपके
न्यूक्लियस का, ठीक। तो R0 होल काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड अल्फा पार्टिकल कैन नॉट गो फर्दर टू द न्यूक्लियस, और आगे वो जा नहीं सकता, क्योंकि और आगे वो क्या हो गया, रिपल्शन और तेज हो रहा है, और वहां पे वो जाने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि पूरा काइनेटिक एनर्जी वहां खत्म हो चुका है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। अगर उसको मैं एक्सप्रेशन में पुट करता हूं, R इक्वल टू, यहां से हमको पता चला K Q1 Q2 बाई आपका क्या है काइनेटिक एनर्जी। अब ये 2 को अगर ऊपर ले लेते हैं तो 4 और देखो 1/4 प्लस 2Z² बाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक। दिस इज आवर एक्सप्रेशन, यू नीड टू रिमेंबर। ये देखो इसका डेरिवेशन भी मैंने यहाँ पे कर लिया, डेरिवेशन का कोई काम नहीं है, फिर भी मैं डेरिवेशन यहाँ पे करवा दिया हूँ। यहाँ से आपको क्वेश्चन से आ सकता है एग्जाम में, डिस्टेंस ऑफ द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, आपको क्वेश्चन आ सकता है। बस यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, आपको R0 निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का एक्सप्रेशन निकालो। यहाँ पे ऑलरेडी 3 चीज याद रखना है। क्या 3 चीज? एक होता है चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल 2e, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस Ze, और एक चीज है डिस्टेंस R, और एक है डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। बस ये तीनों का खेल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये लिमिटेशन आ गया, अब ये लिमिटेशन आ गया। किसका लिमिटेशन? मैं बताया था एटॉमिक, आपके एटॉम चैप्टर में हमको मेनली दो चीज का पढ़ाई करना है। एक होता है क्या, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और उसके लिमिटेशन, फिर होगा आ गए बोर के एक्सपेरिमेंट एंड बोर्स मॉडल के बारे में बात करेंगे। अब ये बोर सामने क्यों आते हैं? जब 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 एक का कोई डिमेरिट्स आया होगा, लिमिटेशन आया होगा, तभी तो और आए होंगे, ठीक। अब ये क्या क्या लिमिटेशन था ताकि बोर के स्ट्रक्चर को सामने आना पड़ा, बोर के मॉडल को सामने आना पड़ा, ठीक। बोर ने उस पर क्यों और काम किया? देखो क्या क्या लिमिटेशन था। रदरफोर्ड ने बताया था ये जो अल्फा स्कैटरिंग हुआ वहां पे मेजरली 3 और 4 ऐसे कुछ पॉइंट्स निकाले थे, और ये 3-4 पॉइंट में उन्होंने बताया था ये जो इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के मतलब मींस रिवोल्यूशन के बारे में, कैसे वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। सपोज ये है आपका न्यूक्लियस, सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर Ze न्यूक्लियस। अब ये है मान लो इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सीलरेटेड मोशन में घूम रहा है। अब ये एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है आपको पता है? जब मैकेनिक्स में यू आर स्टडिंग, आपके एक्सीलरेटेड मोशन मींस आपको एक बार बार वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे कंटिन्यूअस एनर्जी का जरूरत होता है। एक्सीलरेटेड मोशन मींस आपको बार बार एनर्जी का जरूरत है। अब ये एनर्जी आएगा कहां से? अभी इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एनर्जी आएगा कहां से? तो वो लेगा कहां से? Jd से लेगा, न्यूक्लियस से लेगा। अभी अगर न्यूक्लियस बार बार एक्सीलरेटेड मोशन के लिए एनर्जी देता रहेगा तो कभी ना कभी तो एनर्जी क्या होगा? खत्म होगा। ऐसा नहीं कि एनीथिंग इज अनलिमिटेड, तो खत्म होगा। तो क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन बाबू क्या करेंगे? अगर एनर्जी कम हो रहा है, बाहर घूमने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, पास घूमने के लिए कम एनर्जी, तो जितना एनर्जी कम होगा वो और पास आएगा, और पास है घूमते हुए और पास आएगा। ऐसे घूमते हुए पास आते आते वो आके क्या करेगा? आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तब क्वेश्चन आया, अब तो न्यूक्लियस का रहना भी इम्पॉसिबल हो गया, उसका स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आया, ठीक। अब ये लिमिटेशन क्या है? कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ऐसे तो एटम्स, हर एटम्स ब्रेक हो जाएंगे अगर एक्सीलरेटेड मोशन में घूमते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको एनर्जी कहां से मिलेगा? न्यूक्लियस से। अगर न्यूक्लियस कंटिन्यूस से एनर्जी देता रहेगा तो खत्म हो जाएगा न्यू एनर्जी। हर चीज का एक लिमिट होता है, ठीक। तो यहां पे वो फेल मार गए, कहां पे? स्टेबिलिटी पे। दूसरा क्या? अनेबल टू एक्सप्लेन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम। आगे पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम मीन्स ये जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन या तो एनर्जी एमिशन। अब ये जो एटम या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है या तो देता है, जो स्टेबल होता है, अनस्टेबल होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, उसके बारे में कुछ बता नहीं पाए, तो वहां पे भी वो फेल मार गए। तो अनेबल टू एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन एटम एंड एन एलिमेंट। ये सेम एटम, डिफरेंट एटम, उसके एलिमेंट, इसके बारे में, एनर्जी लेवल, उसके बारे में वो समझा ना पाए। ये 3 मेजर पॉइंट के वजह से फेल मार गए। कौन? रदरफोर्ड। अब बोर आते हैं सामने। जब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट फेल मारते हैं, वो पॉइंट को उन्होंने क्या किया? उस पर वर्कआउट किया और कुछ पोस्टुलेट को उन्होंने सामने रखा, जैसे आइंस्टाइन की इक्वेशन लिए, डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस लिए, और ये सब लेके उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 पोस्टुलेट सामने लेके आए। और ये 3 पोस्टुलेट में वो समझाते हैं कैसे
इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन होता है एटम के सॉरी न्यूक्लियस के चारों तरफ। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं उसके रिवॉल्यूशन के बारे में बताते हैं, और उसके कुछ ऑर्बिट के बारे में बताते हैं, एनर्जी के बारे में बताते हैं। देखो ऐसे तो कई साइंटिस्ट है, मैं भी आऊंगा कुछ बता दूंगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं कि मुझे पोजीशन मिल जाएगा फिजिक्स में। आपको ना इसमें ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोई आएगा अगर देगा लिख दिया ये ऐसा है ऐसा ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए आपको मैथमेटिकल क्या होगा, कैलकुलेशन देना पड़ेगा। अभी बोर ने क्या किया, कहीं कहीं से उठाया कुछ डेरिवेशंस, आइंस्टाइन इक्वेशन उन्होंने लिया, डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस लिया, जिसके लिए आपने पढ़ा था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब आपने क्यों पढ़ा था, ओनली टू स्टडी दिस, अब बस इसी को पढ़ने के लिए, इसी को समझने के लिए तो आपने पढ़ा। ठीक, देखो उन्होंने 3 पोस्टुलेट क्या बताया। बोर फर्स्ट पोस्टुलेट वाज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। अब इन्होंने क्या पहला पोस्टुलेट में बताया, वो ऑर्बिट के बारे में बताया। ऑर्बिट के बारे में मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसा नहीं कि वो एक्सीलरेटेड मोशन में घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो एक्सीलरेटेड मोशन में नहीं घूमता है, कोई फिक्स्ड मोशन में घूमता है, और वहां पे घूमने के लिए उसको कोई एनर्जी का जरूरत ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड योर स्टेबल ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन पड़ा बड़ा वीआईपी, अब उसके लिए कोई एनर्जी का जरूरत नहीं घूमने के लिए, और वो जहां पे घूमेगा वहां वो रास्ता को एक अलग सा नाम दिया गया, जिसको बोला गया स्टेबल ऑर्बिट। अब ये स्टेबल ऑर्बिट में घूमने के लिए कोई एनर्जी का जरूरत नहीं है। ठीक, अब ये पहला पोस्टुलेट में क्या बताते हैं, स्टेबल ऑर्बिट के बारे में बताते हैं। ठीक, अब दूसरा पोस्टुलेट में वो क्या बोलते हैं, देखो बोर सेकंड पोस्टुलेट डिफाइंस दैट देयर इज स्टेबल ऑर्बिट। अब ये स्टेबल ऑर्बिट का कुछ स्पेशलिटी के बारे में बात करते हैं। क्या क्या बताते हैं, दूसरा जो पोस्टुलेट में बताते हैं वो बताते हैं ये जो स्टेबल ऑर्बिट होगा उसका एंगुलर मोमेंटम जो एल होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई होगा। मींस एच डिवाइडेड बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या, सपोज ये है न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस, ये जो ऑर्बिट होगा 1 2 ऐसे जो ऑर्बिट होंगे, ये सारे ऑर्बिट का एक स्पेशलिटी होगा। क्या स्पेशलिटी होगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता है 1h अपॉन 2 पाई, सेकेंड ऑर्बिट क्या होगा 2h अपॉन 2 पाई, थर्ड ऑर्बिट क्या होगा 3h अपॉन 2 पाई। मींस ये क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई और nh अपॉन 2 पाई। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं nh अपॉन 2 पाई होगा। n क्या हो सकता है 1 2 3 4 so on। तो जो भी ऑर्बिट होगा तो से स्पेशलिटी हो गया। अब पूछोगे सर h क्या है, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड। इन्होंने सेकेंड पोस्टुलेट में किसके बारे में बताया, इन्होंने बताया एक स्पेशलिटी के बारे में। मैं फिर से बताता हूं, पहला पोस्टुलेट में वो बताते हैं जो एनर्जी खत्म हो रहा था कहां पे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने बोला यहां पे एनर्जी चाहिए ही नहीं, खत्म क्या होगा, यहां पे एनर्जी चाहिए ही नहीं, खत्म क्या होगा। यहां पे वो वीआईपी है, वो ऐसे कुछ रास्ते में घूम रहा है जो रास्ता क्या है, एक फिक्स रास्ता है, उसके लिए बेफिक्र वो घूमेगा, एनर्जी का जरूरत नहीं है, उसको नाम दिया गया स्टेबल ऑर्बिट। अब दूसरा पोस्टुलेट में वो क्या बताते हैं, और वो स्पेशलिटी ये होना चाहिए वो ऑर्बिट का कि वो NH अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, 1h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, अप टू NH अपॉन 2 पाई। ऐसे ऑर्बिट्स होंगे तभी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। आगे क्या बताते हैं, देखो थर्ड पोस्टुलेट में वो क्या बताते हैं, थर्ड पोस्टुलेट में वो एनर्जी के बारे में बताते हैं, एनर्जी का ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन के ऊपर बताते हैं। अब ट्रांजिशन क्या है, ट्रांजिशन है जी इलेक्ट्रॉन अगर अपना ऑर्बिट को चेंज करता है उसको ट्रांजिशन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करता है, सपोज ये हुआ आपका न्यूक्लियस, ये है एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी बाहर ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट को आएगा तो वहां पे क्या करेगा, कुछ एनर्जी को वो एमिट करेगा, कुछ एनर्जी को वो एमिट करेगा। अब पूछोगे एनर्जी एमिट करने का मतलब क्या, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास जो घूम रहा है वो n = 1 स्टेबल ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट। अगर उसको एनर्जी मिला तो और दूर जाएगा, और एनर्जी मिला और दूर जाएगा, मतलब वो दूर घूमने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, पास घूमने के लिए
कम एनर्जी चाहिए। सबसे लोएस्ट एनर्जी कहां पे चाहिए? पूरा पास घूमने के लिए, n इक्वल टू 1। तो n जितना दूर होगा उसका एनर्जी उतना ज्यादा चाहिए होगा। अगर वो कोई भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में जाएगा तो एक फोटोन छोड़ देगा। एक फोटोन क्या होता है? एनर्जी का पैकेट जो मास लेस होता है, चार्ज लेस होता है, और वो एनर्जी को रिलीज कर लेगा। कौन? ये इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? अब बोर ने क्या किया, जो डिमेरिट्स था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, वो तीन पोस्टुलेट में उसको समझाने की कोशिश की। मैं फिर से बता रहा हूं, एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर लोअर एनर्जी, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट को आ सकते हैं। व्हेन इट सो ए फोटोन एमिटेड, अगर होता है तो वो एक फोटोन को एमिट कर लेंगे, हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल। मान लो E2 से E1 तक आया, तो सेकेंड ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो वो एक क्या करेगा? फोटोन को रिलीज कर लेगा, एक फोटोन को रिलीज कर लेगा। समझ में आ रहा है? देखो ये है न्यूक्लियस, ये N1 N2 N3। अगर वो अंदर जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, अगर बाहर आएगा एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा, तभी तो वो बड़ा ऑर्बिट में घूमेगा ना। समझ में? देखो छोटा पाथ के लिए कम एनर्जी, बड़ा पाथ के लिए ऑब्वियसली वो ज्यादा एनर्जी। न्यूक्लियस के पास रहने के लिए, न्यूक्लियस के पास रहने के लिए कम एनर्जी, न्यूक्लियस से दूर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक, ये था बोर्स मॉडल। अब ये बोर्स मॉडल समझने के लिए हमको तीन चीजों को याद रखना पड़ेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक तो होता है रेडियस, क्या होगा? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये कौन सा रेडियस में घूमेगा? इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा कौन सा रेडियस में घूमेगा? दूसरा क्या है? क्या वेलोसिटी के साथ घूमेगा? ये इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा क्या वेलोसिटी के साथ घूमेगा? तीसरा चीज क्या है? टोटल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? या तो टोटल एनर्जी क्या होगा? किसका? इलेक्ट्रॉन का, ये फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमने के लिए। ये तीन चीज का डेरिवेशन के साथ बताया, इसीलिए बोर्स मॉडल वाज सो फेमस। समझ में आया? अच्छा, अब ये समझने के लिए हमको थोड़ा क्या देखना पड़ेगा? एक डेरिवेशन करना पड़ेगा। क्या क्या डेरिवेशन? एक तो है रेडियस निकालेंगे, एक वेलोसिटी निकालेंगे, एक टोटल एनर्जी निकालेंगे। देखो ये डेरिवेशन मैंने किया हुआ है, बस आपको एक खाली हल्का झलक दे देता हूं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको दो चीज का ध्यान देना है। क्या दो चीज? आपको पता है, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, इसके पास क्या चार्ज है? Ze चार्ज है। ये है ऑर्बिट, ऑर्बिट में घूम कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या? E। तो यहां पे दो फोर्स आ गए। क्या फोर्स? एक आता है एक होता है एफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होता है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर वो दोनों को इक्वेट करते हो तो क्या मिला? देखो के जेडी इंटू ई बाई आर स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या लगा सकता हूं? के जेडी क्या है? न्यूक्लियस का चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर। अगर यहां से मैं भी को अलग करता हूं, भी का एक्सप्रेशन क्या आता है मेरा? देखो भी स्क्वायर को अलग कर दिया। अगर मैं इसको पुट करता हूं, देखो ये मुझे मिला आर का एक्सप्रेशन। अच्छा, और एक चीज देखो, मुझे बोर्स थर्ड पोस्टुलेट से क्या मिला? सॉरी, सेकेंड पोस्टुलेट में, ये सेकेंड पोस्टुलेट में मिला था। सेकेंड पोस्टुलेट में क्या मिला था? एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mvr व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 प्राइम, ये मिला था। अब ये हुआ इक्वेशन 1, ये हुआ इक्वेशन 2। अगर ये दोनों को मैं इक्वेट करता हूं तो मुझे रेडियस क्या मिलता है? रेडियस क्या मिलता है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r इक्वल टू n स्क्वायर s स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m 4 पाई स्क्वायर एम के जेडी स्क्वायर, ये मिला मुझे एक्सप्रेशन। तो यहां पे अगर मैं और काट कूट देता हूं तो लास्ट एक्सप्रेशन इज दिस, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन। तो यहां पे मुझे क्या मिला? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। देखो ये एक्सप्रेशन ये रहा आर, अरे आर क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये हुआ एन स्क्वायर। और आर और एन क्या है? एन इज द नंबर, और रेडियस और एन का एक रिलेशन ये मिला, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। दिस मीन्स पहला ऑर्बिट हो जाएगा मान लो 1, तो दूसरा ऑर्बिट क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4,
तीसरा ऑर्बिट क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, चौथा क्या होगा 16, 25 एंड सो ऑन। ऐसे होंगे ऑर्बिट्स। मैं फिर से बता रहा हूं, रेडियस क्या होगा एन स्क्वायर के रिलेशन में होगा। आर इज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो पहला ऑर्बिट हो जाएगा मान लो 1, तो दूसरा हो जाएगा 4, तीसरा हो जाएगा 9, 16, 25। आगे आपको पता है क्या होगा। ये था आपका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर्स। अब आप पूछोगे सर वेलोसिटी क्या होगा। देखो वही दोनों इक्वेशन को अगर फिर से अगर मैनिपुलेट करोगे, आगे पीछे करोगे, अब अगर v को अलग, वहां पे मैं r को अलग किया था, यहां पे अगर v को अलग करता हूं, v का एक्सप्रेशन बस वही दोनों एक्सप्रेशन। क्या दोनों एक्सप्रेशन देखो, एक तो था एक एक्सप्रेशन एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, दूसरा रिलेशन क्या था आपका एंगुलर मोमेंट ऑफ एल इक्वल टू एम बी आर व्हिच इज इक्वल टू एन एच अपन 2 पाई। अगर वही ये दो इक्वेशन और ये इक्वेशन में अलग करता हूं, देखो यहाँ पे r को अलग किया था, आर को अलग किया था तो आर मिला था। अगर भी को अलग करूं तो ये मिल जाएगा मुझे एक्सप्रेशन। देखो भी का एक्सप्रेशन क्या मिला, भी इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन एन एच। जेड स्क्वायर बाई 2 है। आप इसको कर सकते हो, आप खुद अपना एनसीईआरटी बुक में है और पूरा इसका स्क्रीनशॉट लो, एक आप खुद से करो। बस ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, भी को अलग करो, ये मिल गया आपका भी का एक्सप्रेशन। तो यहां से क्या पता चला आपका वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट विल बी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी होगा वो भी इनवर्सली बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं टोटल एनर्जी। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका ऑर्बिट्स, ये है न्यूक्लियस और ये है आपका ऑर्बिट्स। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगा, आप बताओ टोटल एनर्जी कब कहते हो। टोटल एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपको पता था हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ को मैं हाफ लिखा और एम वी स्क्वायर के जगह पे देखो मैं क्या पुट किया, एम वी स्क्वायर के जगह पे हमारा देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन में देखो यहाँ पे क्या था, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई आर था। बस ये आर को आर काट दिया, एम वी स्क्वायर के जगह पे के जेड स्क्वायर बाई आर लिखा के जेड स्क्वायर बाई आर। ये मैं क्या क्या वही एक्सप्रेशन से लेके आया, कौन से एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके आया मैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब इसको यहाँ पे पुट किया। अब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में होता है। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में रहेगा। ठीक, उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के Q1 इंटू Q2 बाई आर। के तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के जेडी हो गया न्यूक्लियस का चार्ज, ई हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई आर। अगर मैं ये दोनों को एक करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हाफ माइनस 1, तो ये माइनस हाफ में हो जाएंगे टोटल एनर्जी, माइनस हाफ में हो जाएंगे टोटल एनर्जी। अब अगर आर के जगह पे मैं कौन से एक्सप्रेशन को पुट करता हूं, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जो मैं यहां मिला मुझे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो देखो ये मिला मुझे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अगर ये एक्सप्रेशन को मैं लेके टोटल एनर्जी पे पुट करता हूं, आर इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन बाई पाई एम जेड स्क्वायर, अगर मैं इसको लेके पुट करता हूं, देखो मुझे एक्सप्रेशन क्या मिला, देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन बाई पाई एम जेड स्क्वायर, बाई डिवाइडेड हो गया तो ऊपर चला गया। ठीक, अब मुझे क्या मिला, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द एन स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ एन स्क्वायर। समझ में आया। अब टोटल एनर्जी क्या हुआ, देखो टोटल एनर्जी इनवर्सली, देखो टोटल एनर्जी इनवर्सली एन स्क्वायर नहीं है, नेगेटिव में इनवर्सली। नेगेटिव इनवर्सली का मतलब क्या होता है, नेगेटिव इनवर्स का मतलब होता है अब जितना दूर जाओगे ये जो एनर्जी होगा क्या होगा, जितना दूर जाओगे एनर्जी उतना ज्यादा होगा। अगर उसको एक्सप्रेशन में पुट करते हो, nth ऑर्बिट का nth ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, अगर देखो क्या करोगे, के का कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, जेड इज कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट। देखो जेड तो अलग अलग के लिए जेड अलग होगा, पर ई तो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, एच इज कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन। और सारे कांस्टेंट को मैं पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ई एन इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। ये मुझे मिला nth ऑर्बिट का एनर्जी। अगर ये एक्सप्रेशन को मैं फिर आगे जाके पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा,
फास्ट ऑर्बिट का देखो क्या मिला मुझे, En इक्वल टू En क्या मिला, -13.6 Z² अपन n²। तो मान लो मैं हाइड्रोजन लेता हूं, हाइड्रोजन के लिए Z हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा -13.6/1 का स्क्वायर। फास्ट ऑर्बिट के लिए n1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -13.6। फिर दूसरा ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा -13.6, Z तो हो गया 1/2 का स्क्वायर मीन्स 4। सिमिलरली आपको पता है -13.6/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। अब लोग सर कम तो हो रहा है, नहीं नहीं कम नहीं हो रहा, नेगेटिव में है ना। तो नेगेटिव में है माने यहाँ पे सबसे कम एनर्जी, जितना आगे जाओगे एनर्जी उतना बढ़ता हुआ जाएगा। क्लियर। अब हम आते हैं जो फाइनल स्टेज पे, टॉपिक के फाइनल स्टेज पे, जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत सारा डिफिकल्टीज है। ये क्या हो, ये स्पेक्ट्रम बच्चे नॉर्मली बहुत कंफ्यूजन में आते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। बच्चे मैं बता दूं ये स्पेक्ट्रम है क्या। जब लाइट एक प्रिज्म के ऊपर पड़ता है तो वो अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ वो बेंड होते जाते हैं। सपोज एक व्हाइट लाइट, आपको पता है कि व्हाइट लाइट को अगर लोगे तो उसपे कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है, और 7 कलर्स का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होता है। तो डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट एंगल में वो बेंड हो जाते हैं, बस उसी के अरेंजमेंट को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। बस उसी के अरेंजमेंट को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब ये लाइट वेव बेंड होते हैं, एक अरेंजमेंट में सजाए जाते हैं, प्रिज्म के ऊपर पड़ने के बाद जो अरेंजमेंट में बेंड होते हैं, बस उसी को स्पेक्ट्रम कहते थे। अब ये जो स्पेक्ट्रम हो गया 2 प्रकार का, क्योंकि यहां पे ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा था वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम था, जो कलर एक के ऊपर एक बड़ा सीक्वेंस में सजाते हुए एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए बन रहे, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम कब बना, अब ये लाइन क्यों बना, इसके लिए थोड़ा सा क्या बना है देखो। इसके लिए हमने, हाँ अब देखो, इसके लिए हमने क्या किया, ये जो लाइट जो प्रिज्म के ऊपर लाइट पड़ रहा था उससे पहले हमने आटम रख दिया। अब सर आटम कैसे रखोगे, आप गैस ले जाओ, जब आप गैस लेते हो, गैस देके आटम देके वो जा सकता है लाइट रे। हाँ, आप इस पे लाइट डालो या तो आप हीट भी डालो, आगे बताता हूँ लाइट है हीट है क्या है वो सब। हाँ, अगर मैं लाइट को आटम देके छोड़ता हूं तो ये आटम क्या किया, जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिला उसने कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व कर गया। ठीक, जब वो ऑब्जर्व कर गया, देखो यहां पे देखो, ये है आपका नॉर्मल गैस, कोल्ड गैस मीन्स नॉर्मल यहाँ पे गैस है, जिसको देख के ये सनलाइट जब पड़ा प्रिज्म देखे वो कुछ यहाँ पे डार्क कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो डार्क कलर का मतलब क्या है, डार्क कलर का मतलब कुछ कलर का सर्टेन वेवलेंथ का कलर को उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। कौन ऑब्जर्व कर लिया, इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर गया। जब इलेक्ट्रॉन कुछ लाइट को ऑब्जर्व कर गया, कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व कर गया, उस बस वो लाइन में फॉर्म में आया, इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम भी हो गया 2 प्रकार का। अब ये जो ऑब्जर्व किया, बाद में उसको अगर आप फिर से प्रिज्म के ऊपर रखोगे, कोई सोर्स मत दो, उसके अंदर वो अनस्टेबल है। अब अगर फिर से अगर प्रिज्म में डालोगे, बाद में हर तरफ तो डार्क होगा, जगह जगह पे से कलरफुल दिखाई देगा, कलरफुल लाइन से आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कलरफुल है, जगह जगह पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, जगह जगह पे कलर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो बाद में फिर से वो जो ऑब्जर्व किया था उसको छोड़ दिया। पहले जब हम एनर्जी दिए वो ऑब्जर्व कर गया, बाद में वो एनर्जी उसको वो छोड़ दिया। इसका मतलब क्या होता है देखो, इसका मतलब ये स्पेक्ट्रम अब हो गया 2 प्रकार का। एक होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, फिर आया एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम पे नहीं जाते, हम क्या पढ़ेंगे, हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताते हैं। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या, जब एटम को एनर्जी दिया गया, वो कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व कर गया, कुछ एनर्जी को, मैं यहाँ पे नहीं जाता, मैं सीधा जाता हूँ टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो गया 2 प्रकार का, एक हो गया ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये ऑब्जर्वेशन कब करेगा, जब उसको बाहर से एनर्जी मिला तो वो क्या करेगा, अपना स्टेबल ऑर्बिट, आप पूछोगे स्टेबल ऑर्बिट क्या है, जब n इक्वल टू 1 इज कॉल्ड द स्टेबल ऑर्बिट, वहां पे एटम रहना चाहता है, जहां पे एटम रहना चाहता है, ठीक,
दैट इज द ग्राउंड स्टेट आप बोल सकते हो। दैट इज कॉल्ड योर ग्राउंड स्टेट, जहां पे एटम रहना चाहता है। जब इसको बाहर से एनर्जी मिला, कुछ एनर्जी को वो ऑब्जर्व कर गया और वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। मैं फिर से बता रहा हूं, ग्राउंड स्टेट क्या है? ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम रेफर्स टू द लोएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल। सबसे ज्यादा लोएस्ट एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए जो जो स्टेट होता है, हाँ देखो, एन इक्वल टू 1, हमेशा हमेशा मान लो ये है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोएस्ट सेल में रहना चाहते हैं। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट सेल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, नो डाउट डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक, अब ये क्या हुआ? जब इसको एनर्जी दिया गया वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? एन इक्वल टू 1 को छोड़ के आगे जितना जाता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करके, बस वो एक्साइटेड स्टेट होता है। ठीक, अब ये एक्साइटेड स्टेट को, अच्छा, रिक्वायर टू ब्रिंग द एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। अच्छा, जब वो ऊपर गया फिर से वो अपना स्टेट में आना चाहेगा, तो बाद में क्या किया? वही हॉट गैस फिर से क्या किया? वो एनर्जी को छोड़ दिया, कुछ एनर्जी को छोड़ दिया, इसलिए एमिशन स्पेक्ट्रम आया। ऑब्जर्वेशन एनर्जी को लिया एटम ने या तो इलेक्ट्रॉन ने, बाद में वही इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। क्यों? वो एक्साइटेड रहना नहीं चाहते हैं। एक्साइटेड तो हो गए, जब एनर्जी बाहर से मिला तो एक्साइटेड हो गए, फिर वो बाद में एनर्जी को छोड़ देते हैं। बाद में वो क्या करते हैं? एनर्जी को छोड़ देते हैं और वो क्या करते हैं? फिर से अपना ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक, दैट दिस इज कॉल्ड योर एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक, अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन। अब हमने अभी वी वर डिस्कसिंग, जब बाहर से एनर्जी मिलता है एटम को तो क्या होता है? वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो बाहर से एनर्जी लिया, एनर्जी को ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम बनाया, बाद में वो एनर्जी को रिलीज कर दिया, इसको एमिशन स्पेक्ट्रम बनाया। ठीक, यहां पे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का मतलब, ये हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मींस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एक ही इलेक्ट्रॉन अगर देखो मान लो ये है न्यूक्लियस, ये है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। रहना चाहता है n इक्वल टू 1 में, अगर एनर्जी मिला तो n इक्वल टू 2 को आया, 3 क्या आया, कहीं पे से भी आया। बाद में वो क्या करेगा? बाद में क्या करेगा? फिर से वो अपने जगह पे आने की कोशिश करेगा। ठीक, अब ये क्या करेगा? मान लो ये n इक्वल टू 2 से आ गई, ये n इक्वल टू 2, ये है n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ऐसा है। मान लो सेकेंड ऑर्बिट से आना चाहता है, थर्ड से आना चाहता है, फोर्थ से आना चाहता है, तो इन्फिनिटी से आना चाहता है। अब इसके सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। अगर कोई भी ऑर्बिट से 1 में आ रहा है, या तो कोई भी ऑर्बिट से 2 में आ रहा है, कोई भी ऑर्बिट से 3 में आ रहा है, उसको स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। According to Bohr, the wavelength of the energy radiated during the transition from higher energy level to lower energy level, अगर कोई हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में आता है तो उसका क्या होगा वेवलेंथ, क्या होगा एनर्जी, क्या होगा वेवलेंथ, बस इसी के अरेंजमेंट को ही स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसको समझने के लिए मैं थोड़ा बता दूं, we were discussing energy in the nth orbit En was minus 13.6 z square divided by n square। ये था हमारा एक्सप्रेशन। बट बोर ने क्या बताया? बोर ने बताया जब वो हायर ऑर्बिट से, मान लो ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट को आता है तो वो क्या करता है? फोटोन रिलीज कर लेता है। मान लो वो क्या करता है? E2 माइनस E1 होता है तो क्या करेगा? वो एक फोटोन रिलीज कर देगा, E2 माइनस E1 इक्वल टू h न्यू। ठीक, अब E2 क्या हो सकता है? माइनस 13.6। जेड क्या है हाइड्रोजन के लिए? हमको पता है हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू 1, तो मैं लेता हूं 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड ऑर्बिट क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। या तो इसको अगर ऐसे भी ले जाओ, N2 ले जाओ,
इसको ले जाओ n2 का स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ -13.6 बाई n1 का स्क्वायर। अब मैं n2 किसको लिया, n2 लिया जहां से इनिशियल स्टेज को, हाँ इनिशियल ऑर्बिट को। मैं n2 किसको लिया हूं, इनिशियल ऑर्बिट को, इनिशियल ऑर्बिट। n1 किसके लिया, मैं फाइनल ऑर्बिट को। n2 लिया इनिशियल ऑर्बिट को, n1 लिया फाइनल, मतलब वो सेकेंड ऑर्बिट से, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 1, ये 2 से 1 तक आ रहा है, 2 से 1 तक आ रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इक्वल टू h इंटू न्यू, न्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, न्यू को मैं लिखता हूं c बाई लैम्बडा लिख सकता हूं, न्यू को मैं c बाई लैम्बडा, ये आपको पता है, आपने रेडिएशन में सही से पढ़ा था। तो ये न्यू इक्वल टू योर फ्रीक्वेंसी जो c बाई लैम्बडा, ठीक। अब अगर ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो मैं क्या लिख सकता हूं, -13.6 बाई n2 का स्क्वायर प्लस 13.6 n1 का स्क्वायर, ठीक, which is equal to hc बाई लैम्बडा, ठीक। ये बनेगा हमारा एक्सप्रेशन। अगर मैं क्या करता हूं, यहां से 13.6 को कॉमन ले लेता हूं, एक चीज देखो, अगर मैं 13.6 को कॉमन ले लेता हूं, इसको इस तरफ ले जाओ, 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, which is equal to hc बाई लैम्बडा। ये मिला मेरा एक्सप्रेशन, ये मिला मेरा एक्सप्रेशन। थोड़ा एक चीज देखो, अगर मैं 1 बाई लैम्बडा को अलग कर दूं, बाकी एच सी यहां पे मल्टीप्लाइड था, यहां पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा 13.6 बाई एच सी, बाई एच सी 13.6 बाई एच सी होल इंटू 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। अब यही जो एक्सप्रेशन बना, इसी को हम कहते हैं क्या, 1 बाई लैम्बडा इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट होल इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड योर सीरीज ऑफ द वेवलेंथ इन केस ऑफ ए हाइड्रोजन। दिस इज द सीरीज ऑफ द वेवलेंथ, ये मिला मुझे फाइनल एक्सप्रेशन। 1 बाई लैम्बडा ये होता है आर, विच इज योर रेडबर्ग कांस्टेंट, वैल्यू द रेडबर्ग कांस्टेंट इज 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। ये कहां से मिला, 13.6 बाई एच सी, एच इज द कांस्टेंट, योर प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर वैल्यू को मैं पुट करता हूं तो ये मुझे एक्सप्रेशन मिल के आ रहा है। तो ये और एन, अच्छा एन, अच्छा यहां पे लिख दिया हूं मैं, n2 इज द इनिशियल वेयर n1 इज द फाइनल, और आपको ऐसे लिख दो लोअर इज योर n1, योर हायर इज योर n2, ठीक। यहां से अगर वो ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक। अब इसको अगर मैं क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में सजाते हैं, तो यहाँ पे एक सीरीज बन जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी स्टेज से पहला ऑर्बिट में आके गिरता है, इलेक्ट्रॉन मान लो सेकेंड ऑर्बिट में था, मान लो कम एनर्जी लिया था, तो सेकेंड ऑर्बिट को गया होगा, सेकेंड ऑर्बिट से मान लो आ रहा है। अगर ज्यादा एनर्जी लिया था तो थर्ड ऑर्बिट से भी आ सकता है, और ज्यादा लिया होगा फोर्थ ऑर्बिट से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है, अप टू इन्फिनिट से आ रहा है। अगर कहीं से भी आके फर्स्ट ऑर्बिट में गिर रहा है, अगर n इक्वल टू 1 में गिर रहा है, तो वो सीरीज को लेमैन सीरीज कहेंगे। तो वो सीरीज को क्या कहेंगे, लेमैन सीरीज कहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट से आके फर्स्ट ऑर्बिट में गिर रहा है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से आके फर्स्ट में गिर रहा है, फोर्थ से आके सेकंड में, सॉरी थर्ड से आके सेकंड में गिर रहा है, फोर्थ से आके सेकंड में गिर रहा है, फिफ्थ से आके सेकंड में गिर रहा है, सिक्स्थ से और इन्फिनिट से आके भी सेकंड में गिर रहा है, वो सीरीज को जो भी बनेगा उसको बामर सीरीज कहेंगे। उसका भी एक्सप्रेशन मैं बताऊंगा, उसका भी एक्सप्रेशन बताऊंगा। देखो क्या एक्सप्रेशन मिला, 1 बाई लैम्बडा इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट आर होल इंटू 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर। यहाँ पे n1 क्या होगा, n1 देखो मैं किसको लिया था, n1 किसको लिया था, फाइनल को लिया था। तो n1 के यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमेशा 1 बनेगा, यहाँ पे हमेशा 1 बनेगा, -1 बाई n2 का स्क्वायर। अब n2 क्या होगा, अब n इसको इनिशियल ले जाओ, नहीं तो इनिशियल i में भी 1, सॉरी नॉट 1, अरे अरे आई में भी
2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक ऐसे बनेगा। अच्छा, बामर सीरीज के लिए क्या होगा, देखो बामर के लिए N1 क्या होता है, N1 हमेशा 2 होता है। इसके लिए N1 1 था, इसके लिए N1 क्या था, 1 था, इसके लिए N1 है 2। या तो N इसको फाइनल ले जाओ, ऐसे तो N फाइनल ले जाओ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो N फाइनल ले जाओ। हमेशा पहला ऑर्बिट क्या होगा, जहां पे आके गिर रहा है वो होगा, ठीक। तो बामर सीरीज के लिए क्या होगा, 1/λ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। अब यहाँ पे n इनिशियल क्या होगा, n इनिशियल क्या होगा, मे बी 3 4 5 डॉट 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 डॉट। सिमिलरली मुझे बताओ पास्चेन के लिए क्या होगा, पास्चेन होता है क्या, आके कहीं से आके अगर थर्ड में गिर रहा है, मान लो 3 से 4 से आके 3 में गिर रहा है, 5 से 6 से 7 से इनफाइनाइट से आके अगर 6 थर्ड ऑर्बिट में गिर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पास्चेन सीरीज। और आगे अगर जाते हैं, जैसे आया आपका क्या लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चेन सीरीज, फिर आगे आ जाते हैं ब्रैकेट सीरीज, पी फॉन्ड सीरीज, आगे भी और सीरीज आपको आज पर एनसीईआरटी 3 मेजर सीरीज आर देयर, यू डोंट नीड टू गेट मोर कंफ्यूज अबाउट इट, ठीक। आपको इतना चीज को याद रखना पड़ेगा, ठीक। ये हो रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू द बोर्ड द वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी। अच्छा, एक चीज देखो, हमेशा ये सबको एक्साइटेड स्टेट में कहते हैं, ओनली ग्राउंड स्टेट क्या होता है, n इक्वल टू 1, जो तो जहां पे रहना चाहता है एटम उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट क्या था, n इक्वल टू 1 को ग्राउंड स्टेट। और एक चीज दिखाओ, n इक्वल टू 1 के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए, n इक्वल टू 1 के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। देखो 2 के लिए और ज्यादा एनर्जी, 3 के लिए, और अब लोग सर वैल्यू कम रहा है, पर नेगेटिव में कम हो रहा है, आपको पता है अगर नेगेटिव में कम हो रहा है तो वैल्यू में ज्यादा हो रहा है। और एनर्जी हमेशा ईबी में होंगे, यहाँ पे एनर्जी हमेशा किस में होंगे, ईबी में होंगे। तो ये 13.6 था, ईबी में था, ये -3.4 ईबी में है। अब वो सर ये कैसे आया, मैं बताया था इसका फॉर्मूला, En का क्या फॉर्मूला था, -13.6 Z² बाई n स्क्वायर, Z² बाई n स्क्वायर। तो यहाँ पे Z तो हो गया था 1, तो इसके लिए हटा दो 13.6 बाई 1, तो ये हो गया 13.6, -13.6 बाई 4, तो ये आ गया -3.4, -13.6 बाई 9, -13.6 बाई 16, 25 एंड सो ऑन, इससे बढ़ता हुआ गया, ठीक। ये था, दिस इज योर ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज हाउ योर टॉपिक एंड्स फ्रॉम योर टॉपिक एटम्स। We'll see on a new topic, fresh topic। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डू लाइक, अपने दोस्तों को और परिवार में शेयर करो ताकि उनको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे मिल सके, ताकि हम और मेहनत करें आपके लिए। और नीचे दिया गया लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो, वहां पे एक ऐप होगा जहां पे आपको विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पूरे वीडियोज मिल जाएंगे, दैट विल बी वेरी नॉमिनल कॉस्ट। आप वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एज वेल एज हमारे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में, एज वेल एज ऐप में आपको मिल जाएंगे। एज वेल एज लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी आपको इसके पीपीटी और या तो पीडीएफ नोट आपको मिल जाएगा। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट्स में लिखो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।